तो ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है, क्योंकि इस जंग का आज 10वां दिन है और 10 दिन काफी कुछ ऐसा होता है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। हल्ला बोल में आप सभी के साथ मैं हूं शुभांकर और उसकी शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर से की। आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग के बीच में रूस ने एक बड़ा कदम उठाया है और खबर यह है कि यूएसए से रूसी दूतावास के अधिकारी जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, आज युद्ध के 10वें दिन ये बड़ी जानकारी आई है। सेंट पीटर्सबर्ग से वॉशिंगटन के लिए प्लेन रवाना हुआ है। रूस ने वॉशिंगटन के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा है और ये इस जंग को क्या दिशा देगा इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका से रूसी दूतावास के जो अधिकारी हैं वापस आएंगे। तो तमाम दर्शकों को हम बता दें कि यूक्रेन युद्ध का आज जो 10वां दिन है, लेकिन इस जंग का कोई और छोर जो है वो अब तक नजर नहीं आ रहा। आप सभी के साथ मैं शुभांकर। लेकिन सवाल कई महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि यह युद्ध कितना आगे तक जारी रहेगा। सवाल यह भी कि आखिर कब तक यूक्रेन को रूस जख्मी करता रहेगा। हालांकि इन दोनों के दरमियान सीज फायर आज हुआ, लेकिन अब रूस और यूक्रेन दोनों ही से तोड़ने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। ये फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो 10वें दिन की कहानी को आपको समझा सकती है, क्योंकि आज यहां पर युद्ध 10वें दिन भी जारी रहा। हालांकि ये युद्ध किस तरह का है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये 5 तस्वीरें आप देखिए। मेलिटोपोल में गोलीबारी हुई है, वहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेनी आवाम है वो खुलकर सामने आई है और सीधे रशियन फौज के सामने खड़े होकर उन्हें ललकारा है। दूसरी बड़ी कहानी यह रही कि चेर्निहाइव में आज एक बड़ा धमाका होता है। एक तरफ 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन यहां पर एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है। यूक्रेन ने तमाम बड़े दावे किए, जिसमें एक बड़ा दावा ये तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां पर रूसी विमान को मार गिराने का है। चौथा जो बड़ा दावा है वो है कि रूसी हेलीकॉप्टर भी आज हमने गिरा दिया है। और आखिर में अगर आप 5वीं तस्वीर देखेंगे तो खिरसन में रूसी फौज का विरोध की तस्वीरें जो है वो भी सामने यहां पर आई हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी अपडेट्स जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त लगातार बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड हैं, आपका स्वागत है। मेजर जनरल ए.के. शिवाच सर हैं, आपका स्वागत है। मेजर जनरल के सिन्हा सर हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल सर हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान सर हैं। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, शुरुआत में आपसे करूंगा और समझना हम आपसे ये चाहेंगे कि जब हम युद्ध के 10वें दिन हैं तो इस 10वें दिन में आपको युद्ध कैसा नजर आ रहा है? इसके बड़े एनालिसिस किए जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मानो बहुत लंबा खिंचने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है या जो डेवलपमेंट्स होते गए हैं उसके आधार पर ये तारीख और दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से सबने सोचा था कि शायद एक केक वॉक होगा और रूस एक महाशक्ति है और यूक्रेन के ऊपर वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी और यूक्रेन के पास ऐसे कुछ है नहीं जो कि रूस को टक्कर दे सके और ये लड़ाई 5-7 दिन में शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन आज का 10वां दिन है और कीव कहीं नजदीक नजर नहीं आ रहा है। कीव की घेराबंदी में लगे हुए हैं और कीव को गिरने में भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कीव गिरने में भी वक्त लगेगा। रूस को भी लग रहा होगा कि शायद कहीं अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने यूक्रेनियन रिजॉल्व को, यूक्रेनियन रिसिलियंस को और यूक्रेनियन ने जिस तरीके से दिखाया है, चाहे वहां के बाशिंदे हैं चाहे सिविल रेजिस्टेंस है, लेकिन जरूर इसके बावजूद मैं कहूंगा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी है काफी कुछ दिखाने के लिए कि रूस की जो प्रगति है वो ढीली है, तो रूस जो है उस प्रकार से नहीं कर पाया है जो करना चाहता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि रूस जो है अपने जो उसका प्लानिंग हो रहा होगा वो अपने प्लानिंग से जा रहा हो। जरूर जिस प्रकार से मारियोपोल में लड़ाई जबरदस्त चल रही है, अब आप देखिएगा डोनबास का रीजन उन्होंने लिया है, मारियोपोल लिया है, पूरा क्रीमिया उनके पास है, पहले से ही है। अब ओडेसा में है लड़ाई, मतलब ये जितने टाउन है, चाहे ओडेसा है, मारियोपोल है, सीज है पर पूरे कैप्चर्ड नहीं है। सीज फायर का इनिशिएटिव दिया है पर सीज फायर अब यूक्रेन कह रहे हैं कि शायद वो इट इज नॉट होल्डिंग, तो उसमें दिक्कत जरूर आ रही है। पर मैं सीज फायर का जो कहना है एक चीज साबित करता है कि रूस कहीं ना कहीं एक छोटा सा ओपनिंग दे रहा है कि अगर आज भी अगर ज़ेलेंस्की मान जाते हैं और सरेंडर करने की कोशिश करते हैं या कीव को बर्बादी से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खार्किव के बर्बाद होने के बाद साफ साबित हो गया है कि रूस जो है अपने लक्ष्य लेने में कतराएगा नहीं। रूस यकीन करेगा कि नाटो का सदस्य यूक्रेन बनेगा नहीं। रूस यकीन करेगा कि अमेरिका सिर्फ आश्वासन देगा यूक्रेन को, सहानुभूति देगा यूक्रेन। हालांकि सर आज जेलेंस्की का एक बयान भी सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए ये जो हमने आज सीजफायर किया इसके निर्णय तय करेंगे आगे बातचीत कैसी होती है। लेकिन शिवाज सर एक सवाल यहां पर और भी आता है और ये तमाम लोगों के मन में है और ये एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि देखिए
हमने जो लड़ाइयां देखी हैं, भारतीय फौज के जो एक्सपर्ट्स ने लड़ाई देखी है, वो छोटी छोटी लड़ाइयां देखी है। क्या ये हमारा एनालिसिस था? क्योंकि हमने बॉर्डर पे लड़ाइयां देखी, लेकिन वहां की लड़ाइयां अलग हैं, वो शहरों पर लड़ाइयां होती हैं। ऐसे में शहरों पर लड़ाइयां, ये रूस की स्ट्रेटजी, क्या ये प्री प्लानिंग का हिस्सा थी? वो लंबी प्लानिंग करके आए थे, या जो बात यहां पर कही जा रही कि नहीं, परिस्थितियां बदल गई और उन परिस्थितियों का नतीजा हम देख रहे हैं? देखो शुभांकर, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि शायद रूस ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा यूक्रेन में, क्योंकि देखो अगर यूक्रेन की और रूस की मिलिट्री पावर का अगर कंपैरिजन करो तो यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। यूक्रेन $62 बिलियन खर्च करता है, 22वां नंबर है 140 देशों में, और जबकि रूस नंबर 2 है, $600 बिलियन खर्च करता है, और बहुत ज्यादा बड़ी पावरफुल उसकी एयरफोर्स है, उसकी आर्मी में टैंक्स हैं, उसके आर्टी गन्स हैं, डिफेंस सिस्टम। तो सबने यह सोचा था हो सकता है अगले कुछ एक दिनों में, और रूस ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा था, अंडर एस्टिमेट किया उसने यूक्रेन को, और उसने सोचा जल्दी ही वो कीव और खार्किव जैसे शहरों को कब्जा कर लेगा, मगर ग्राउंड पे नहीं हुआ। इसके 3-4 रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये है, सच्चाई ये है कि ये लंबा रास्ता था, इतना आसान नहीं था। करीब 500 से 600 किलोमीटर, चाहे बेलारूस के नॉर्थ से या ईस्ट से जो आपका डोनाबास एरिया, या साउथ से क्रीमिया। दूसरा, मुझे लगता है एक जेलेंस्की की जो इंस्पिरेशनल लीडरशिप है, उसने भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया। और थर्ड, जो वो बयान आप कह रहे हैं जिसमें कहा गया था कि हथियार दीजिए हमें, हथियार जो मिले हैं इनको, जेवलिन एंटी टैंक और आपके स्टिंगर जो की शोल्डर फायर, और उनको जो कामिको ड्रोन मिले हैं, उसने भी इंपैक्ट किया। तो ओवरऑल ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि रूस ने जो सोचा था वो साइड ग्राउंड पे नहीं हुआ। अब वो स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि अभी तक क्यों कीव को बर्बाद नहीं कर रहे, वो नहीं चाहता। मुझे लगता पुतिन भी नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे और फिर कहीं ना कहीं वो बॉक डाउन हो जाए। मुझे अभी भी लगता है कहीं दलदल में तो नहीं फंसा। ये अफगानिस्तान 2.0 तो नहीं है, क्योंकि इसमें फायदा 2 देशों का है। एक तो अमेरिका है जो कि चाहता है कि अगर लड़ाई ज्यादा खिंचती है तो उसका गैस और ऑयल यूरोप में बिकेगा, और कहीं ना कहीं उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री वो चलेगी, और कहीं ना कहीं चीन को फायदा है। मुझे नहीं लगता यूक्रेन को फायदा है। यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और रूस जो है एक प्रकार दलदल में फंस जाएगा यूक्रेन के। ये मैं आप ही की बात उठाकर मैं के सिन्हा सर के पास आता हूं। सर, ये दलदल में फंसने वाली बात है या लक्ष्य ज्यादा बड़ा हो गया है? यूक्रेन लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य शायद नाटो या अमेरिका है, जिसको साधने की कोशिश यहां पर रशिया कर रहा है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए शुभांकर, 12 दिनों से मैं आपके चैनल के साथ लगा हूं, और 12 दिनों में मेरे से पूछा गया था, तो मेरी आकलन मेरी थोड़े हटकर है जी। और मैं उस दिन भी कहा था, और सारे शायद मेरे को कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही चल रहा था, मैंने कहा था कि 15 से 20 दिन। और मेरा आकलन क्यों था वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो रूस ने लेकर आया, उनकी 3 एक्सरसाइजेस को मैंने बारीकी से देखा है और उसको जानने की चेष्टा की जो उसने किया है जी। वो उसके 9 लाख फोर्स हैं, 1.5 लाख लेकर आया। कोई भी देश जब आता है आक्रमण के लिए और उसको पता है कि 2.5 लाख की फौज है जी, तो ये जब हम कहते हैं ना ट्रुप को बांटना, उसको लगाना, तो ये, और उसको 5 जगह से आना है, बाल्टिक सी के इलाके से आना है, ईस्टर्न से, जो कह रहे हैं वो फिर मैं दोहराऊंगा नहीं। तो ये कोई भी छोटे जो भी, और ऐसे रशियंस तो बहुत माहिर हैं। तो मैं ये बात उस समय भी कहा था, और ऐसा लगता है मुझे कि शायद जो मेरी आकलन थी, हम उसको नहीं कह रहे कि सच थी, मगर मेरे अनुसार जो कैलकुलेशन था सही था। मेरा दूसरा कैलकुलेशन था कि सभी लोग कहते हैं कि वो कीव को पकड़ने आया, कैप्चर करने आया। मेरा कहना है कि कहीं वो कैप्चर उचर करने आया नहीं, जैसा दिखता है, जो बार बार दिखता है, और उसको टाइम एंड स्पेस चाहिए। उसकी निगाहें भले यहीं हैं, निशाना कहीं है। वो जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजी गेम से आया। तो क्या निशाना है सर? आप थोड़ा अगर उसको एक्सप्लेन करें, फिर ये सवाल मैं टॉस करूंगा आगे। हाँ, देखिए, उसके निशाने जो मेन है, जो एक्चुअल है, उसकी रेड लाइन है। वो कहता है इस रेड लाइन को आपने क्रॉस किया जी। नाटो को 99 से ये लड़ाई चल रही है, आज की नहीं है जी। 99 से लेकर के अभी तक 2020 तक 15 देशों को नाटो में, उसके कहने के बाद, जब उस पहली बार हुआ था 99 में, 3 आए थे। पोलैंड आया था, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी। तो वो गए कि क्या कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था 1 इंच नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। और 2 तो सोवियत संघ के भी इसमें शामिल हैं। मेरी सोच चली जाएगी। उसके बाद वो बराबर करते रहे। 2004 में किया, 7 ले आए, 2007 में किए, फिर 2017, 17, 20, 21। उसके बाद उसने कहा रेड लाइन है। अभी वो क्या कहता है, 21 में कहता है कि 3
उसमें कहता है सेम, जहां यूक्रेन में वो आया है, जी। जो कहता है जॉर्जिया और हर्सोगोविना, ये कहता है ये तो ज्वाइन करेंगे ही।